के सभी मूल निवासी लोगों महापुरुषों वीरांगनाओं को नमन करते हुए आज झारखंड के धनबाद जिले में भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके आयोजन सभी लोगों को क्रांतिकारी अभिवादन जोहार जय नमस्कार। क्योंकि ये जो झारखंड के अंदर भारत मुक्ति मोर्चा महिला लीग का यह कार्यक्रम लगातार 7 अगस्त से जारी है और एडवोकेट माया कब्जाने मैडम जो भारत मुक्ति मोर्चा महिला लीग की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को झारखंड में आकर समय देकर महिलाओं को तैयार करना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं हम लोगों ने अपनी महिलाओं को अगर तैयार किया होता तो शायद मैडम को इतना आकर यहाँ पर और समाज में महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए धीरे जाने की आवश्यकता नहीं। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ऐसा नहीं है कि हमारे झारखंड में महिलाओं को इतना जानकारी नहीं है या वो समय नहीं दे सकती है, लेकिन अगर हम लोग उसका प्लान बनाएंगे तो हो सकता है। तो ये चीजें भी हम लोग करने की आवश्यकता है और वो तभी होता है जब हम लोग विचारधारा से तैयार होते हैं, विचारधारा के समर्पित होते हैं। मंच पर बातें करना और व्यवहार में अमल करना दो बात है। तो ज्यादातर लोग मंच पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब व्यवहार में अमल करना होता है तो अमल में वो ऐसा दिखाई नहीं देती है। लेकिन वामसेवक और वामसेवक के जितने भी सहयोगी संगठन है वो बातें मंच पर भी बोलते हैं और व्यवहार में भी उसको उतारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने व्यवहार को उसको अमल नहीं करेंगे और दूसरों से हम अपेक्षा करते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं? नहीं, भगत सिंह होना चाहिए लेकिन हमारे घर नहीं होना चाहिए, तो फांसी चढ़ेगा तो दूर होगा तो सावित्रीबाई फुले होनी चाहिए, लेकिन हमारे घर में महिला को सावित्रीबाई फुले नहीं बना। क्यों? बाहर जाएगी लोगों को पढ़ाने के लिए, महिलाओं को जागरूक करेगी तो लोग कीचड़ फेंकेंगे, पत्थर मारेंगे, ऐसा सोचते हैं। और जब वो ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो घर की महिलाओं को समाज में जाने के लिए, जागृति करने के लिए जाने के लिए फिर क्या होता है? फिर डॉक्टर पायलकर्मी जैसी घटना घटती है, रोहित जमुना जैसी घटना घटती है, क्योंकि हम अपने समाज के बच्चों को, अपने समाज की महिलाओं को, अगर हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, अगर इसकी पहचान नहीं होगी तो इस समाज के अंदर ये जो वैचारिक लड़ाई चल रही है, इस वैचारिक लड़ाई का वो कहीं न कहीं समय तो का शिकार होगा। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो साथियों, भी ये जो भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ है, ये वामसेवक का ही आशुक विंग है और इसके संरक्षक है मानव रामन मिश्रा साहब, जो पूरे देश में इस संगठन को प्रचार प्रसार विस्तार करने के लिए अपना जो सारी रणनीति बनाकर लोगों को जो है महिलाओं को ये राष्ट्रीय संगठन निर्माण करने के लिए लगा है। तो साथियों, अभी जो विषय हम लोग के पास मिले हुए हैं कि देश की जो व्यवस्था है, तो हम लोग इस देश में ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। तो कौन सी व्यवस्था है? ये जो गैर बराबरी पर आधारित है, अन्याय पर आधारित है, शोषण पर आधारित है, अत्याचार पर आधारित है, जो हमको शिक्षा से रोकती है, हमारे प्रतिनिधित्व से रोकती है और जो रोकती नहीं है उसकी रणनीति बनाकर हमको रोकने का काम करती है। तो इस देश के अंदर जो वामसेवक नाम का संगठन है, आज की डेट में वामसेवक भारत के 32 राज्यों में 570 से ज्यादा जिलों में है, 4000 तहसीलों में है और लगभग 2.5 लाख गांवों तक ये इसकी भौगोलिक नेटवर्क है। चूंकि भारतीय समाज को 6000 से ज्यादा जाति के टुकड़ों में बांटा गया है, तो उसमें से आज की डेट में 3200 से ज्यादा जाति के लोग इस संगठन में जुड़कर काम कर रहे हैं। इतना बड़ा सामाजिक नेटवर्क। और ये जो भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ है, जो और वामसेवक के जितने भी सहयोगी संगठन है, ये सभी संगठन एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाएं या जितने भी जो मूल निवासी लोग हैं, ये मूल निवासी लोगों के अंदर नेतृत्व पैदा करने के लिए, समाज में लीडरशिप करने के लिए, अपने हक अधिकार के संघर्ष करने के लिए
उनको मानसिक रूप से तैयार हर तरह से तैयार करना। तो ये जो घर बराबरी की व्यवस्था है ऐसे क्यों है? हमें लगता है कि अपने आप होगा, लेकिन ये अपने आप नहीं होगा। बहुत ही रणनीति के तहत प्लान बनाकर जिस तरीके से आप भारतीय प्लान का संगठन बना के, भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग का संगठन बना के समाज में जो भारत के संविधान में जो हमको अधिकार मिले हुए हैं उसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसी तरह इस देश के अंदर जो भारत का मूल निवासी नहीं है, कौन नहीं है? इसका जवाब क्या है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या लिखा? मैं भारत का पहला विदेशी प्रधानमंत्री। और 21 मई 2001 को डीएनए रिपोर्ट के द्वारा यह प्रमाणित हुआ कि भारत में जो ब्राह्मण्स हैं वो भारत के रहने वाले लोग नहीं, भारत के रहने वाले लोग नहीं, ये विदेशी है। जैसे अंग्रेज विदेशी थे वैसे ये भी विदेशी है। अंग्रेज भी इस देश के अंदर जुल्म अत्याचार न्याय करते थे और आज के ये भी कर रहे हैं। जबकि 26 जनवरी 1950 को पहले जब भारत का संविधान लागू हुआ तो संविधान में ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि भारत के प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा ये मौलिक अधिकार है और उनको मिलना चाहिए। लेकिन आज तथाकथित आजादी के 70-75 साल होने के बावजूद आज लोग मांग रहे हैं। मांग कौन रहा है? क्योंकि देश में दो व्यवस्था है, गुलाम लोगों की अलग व्यवस्था है और जो आजाद लोगों की अलग व्यवस्था है। तो जिन लोगों ने हमको व्यवस्था में गुलाम बनाया है वो क्या कर रहे हैं? जिस तरीके से भी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि मनुस्मृति में लिखा है आपको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। अब यह सवाल क्या होगा कि आपको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, इसके पीछे उनकी लॉजिक क्या थी? ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो पढ़ने लिखने से क्या होता है? जब व्यक्ति पढ़ता है लिखता है तो उसके अंदर तर्क करने की भावना आती है, तर्क करने की क्षमता आती है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करने से हमारा हमारा समाज का हित होगा, क्या करने से अहित होगा। और जब वो निर्णय करता तर्क करने की क्षमता आती है तो उसके अंदर निर्णय करने की क्षमता आती है कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए। तो निर्णय करने वाला व्यक्ति ही भविष्य का शासक होता है। यदि आप निर्णय नहीं कर पा रहे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, आप कंफ्यूज हो, आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते, शासक नहीं बन सकते। शासक बनने का सबसे पहला गुण है कि आपके अंदर निर्णय करने की क्षमता होनी चाहिए, निर्णय करते आना चाहिए। आज हमारा समाज कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आया क्या करने से हमारा समाज का हित होगा और क्या करने से हित होगा। तो ये निर्णय हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, क्षमता का विकास, इसलिए उन्होंने लिख कर शिक्षा नहीं होनी चाहिए। और शिक्षित व्यक्ति क्या होता है? जो शिक्षित होता है वह किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करता। दूसरा, संपत्ति, जिसके पास संपत्ति होता है, प्रॉपर्टी होती है, वह भी किसी गुलामी स्वीकार नहीं करता। तीसरा क्या है? जिस व्यक्ति के पास शस्त्र होते तो शस्त्र जब तक उसके पास होता है वह व्यक्ति भी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करता है। आपने लड़ाई में देखा होगा, बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे कि जब उसके पास उसके बंदूक में अंतिम गोली बची तो उसने कहा मैं जीते जी गुलाम नहीं होऊंगा, उसने खुद को गोली मारी। इसका मतलब क्या है? शस्त्र उसके पास जब तक रहा वो लड़ा, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की। ये उदाहरण दे रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? जिस समाज के पास शिक्षा नहीं होता, जिस समाज के पास संपत्ति नहीं होता, जिस समाज को शस्त्र का अधिकार संविधान में मिला हुआ है कि अगर हम शस्त्र भी रखना चाहे तो अपने जान माल की सुरक्षा के शस्त्र भी रख सकते हैं, ये अधिकार है। यानी ये तीनों चीज हमारे लिए मान, सम्मान, स्वाभिमान से जीने का प्रतीक है। वर्तमान में क्या हो रहा है? अभी मिड डे मील लागू हो गया, आपका एजुकेशन पता है। जिन स्कूलों से मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनते थे, अभी साइंटिस्ट बनते थे, अभी उन स्कूलों से मजदूरी करने वाला नहीं पढ़ो, क्योंकि चपरासी भी बनने के लिए अभी आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। तो 8 तक अगर आपको धक्का मार पास किया जाएगा तो 9वीं आप पास करोगे नहीं। जब बच्चे 9वीं पास नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? शिक्षा खत्म करेंगे। अब आपको चपरासी भी बनना है तो हाई स्कूल पास चाहिए, आईएएस बनना है तो ग्रेजुएशन पास चाहिए। तो ये दोनों योग्यता का आपके पास, आपके समाज के पास। इसका मतलब आपके समाज से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर निकलना बंद।
दूसरा, जिन लोगों ने पढ़ लिख के हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, उनको अवसर नहीं। अवसर क्यों नहीं है? क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है अभी वो सारे गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट हो गए। प्राइवेट का मतलब जीरो, खत्म हो गया, अवसर समाप्त हो गया। और जो लोग व्यवस्था में हैं, जो लोग व्यवस्था में बैठे हैं, वो लोग मैक्सिमम आने वाले 2030 तक 29 तक वो रिटायर हो गए, 99% रिटायर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? भविष्य आपका अशिक्षित हो गया, वर्तमान आपका रोड पर है, और जो लोग हैं व्यवस्था में वो 29-30 तक बाहर हो जाएंगे। फिर आपके समाज का ये सामाजिक आंदोलन कौन होगा? तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि जिस समाज का सामाजिक आंदोलन नहीं होता वह समाज गुलाम हो जाता। तो आने वाले भविष्य में जो उन्होंने दीर्घ काल तक हमको बोला, कौन सी गुलामी? जिस गुलामी को हमारे महापुरुषों ने खत्म कर हमको यहाँ तक लाया। 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल तक हमारे महापुरुषों ने, उसमें आना गवाना चलता है, इन्वेस्टमेंट किया हमारे लिए, आंदोलन के लिए, अपनी बुद्धि लगाई, अपना समय लगाया, अपना हुनर लगाया। उसका परिणाम क्या रहा? जिनको तन पर कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, आज सूट बूट टाई कोट पहनकर घूमते नहीं घूमते। जिनके कमर में झाड़ू था अभी पिस्टल भी आ गया, पिस्टल भी तो घूमते आया कि नहीं है? जिनको कोई पूछता नहीं था, कुत्ता भी नहीं पूछता था, अभी वो क्या बोलता है? डॉक्टर हूं, मास्टर हूं, इंजीनियर हूं, प्रोफेसर। ये परिवर्तन कैसे हुआ? आपके पूर्वों के क्या हालात थे और आपको इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो गया? इस पर लोगों ने विचार किया। तो हमारे महापुरुषों ने कहा कि जब तक कुछ करने लायक हो, 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे समाज में लोग करने लायक नहीं थे। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान में अधिकार मिला, और उस अधिकार की वजह से मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, मुख्यमंत्री अभी राजनीति तक हो गए। लेकिन फिर भी जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, जो भेदभाव की व्यवस्था है, वो अभी तक खत्म नहीं कर पाए। खुद के ऊपर भी खत्म नहीं कर पाए और समाज के अंदर से भी खत्म नहीं कर पाए। क्या कौन जिम्मेदार है इसमें? तो हमारे महापुरुषों ने जब 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अम्बेडकर सभा कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। पढ़े लिखे लोगों को धोखेबाज कहा। ये पढ़े लिखे लोग धोखेबाज लोग हैं, और इनको जो काम करना चाहिए था, जो जिम्मेदारी निर्वहन करना चाहिए था, वो जिम्मेदारी निर्वहन करने का कार्य नहीं किया। इसलिए ये पढ़े लिखे लोगों ने समाज को धोखा दिया, अनपढ़ों से कोई शिकायत नहीं। यानी जिन्होंने हमको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, उनका क्या मानना था कि जब ये कुछ करने लायक हो जाए तो क्या करेगा? अपनी बुद्धि का, अपने पैसे का, समय का, श्रम का, हुनर का समाज में इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे सामाजिक संघर्ष चलेगा, और सामाजिक संघर्ष चलेगा, सामाजिक संगठन बनेगा तो सामाजिक ताकत बनेगी। सामाजिक ताकत बनेगी तो क्या होगा? अभी जो अधिकार हमको मिल गया है उसको सुरक्षित रखेंगे, और जो अधिकार नहीं मिला है उसके लिए संघर्ष करेंगे। परिणाम क्या हुआ? जो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर हो गए, रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म हो गया, लाखों लाखों रुपए से होने के बावजूद भी अधिकार नहीं बचा। अधिकार नहीं बचा। अभी एससीएसटी के अंदर फ्री लिवर लागू करने की बात चल रही है। क्या कोई सरकार को बचा पा रहे? आखिर एक एक करके हमारे सारे अधिकार खत्म क्यों हो रहे? क्योंकि हमको जो काम समाज के अंदर करना चाहिए था, सामाजिक ताकत मजबूत करना चाहिए था, वो काम हमने नहीं किया। इस वजह से क्या परिणाम हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 52 में चुनाव हुआ। जब 52 में चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री बनने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन गांधी जी क्योंकि वर्ण व्यवस्था को मानने वाले थे, तो गांधी जी को लगा ये जो पटेल है ये ब्राह्मण नहीं है, ये क्षत्रिय नहीं है, ये वैश्य नहीं है, वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये शूद्र है, और ये शूद्र हमारे ऊपर राज करेगा। तो गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत मानते थे, इसलिए गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा आप अपना नाम वापस ले लीजिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सिंगल दो ही कैंडिडेट थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए, अध्यक्ष हुए, यानी आजादी के बाद प्रधानमंत्री हुए। और जब प्रधानमंत्री हुए 47 में प्रधानमंत्री हुए, 52 में चुनाव हुआ, 5 साल तक वो बगैर किसी चुनाव में प्रधानमंत्री रहे। और जब 52 में चुनाव हुआ तो 3.5% ब्राह्मणों को उन्होंने 46% टिकट दिया, जिसमें से 42% कांग्रेस पार्लियामेंट। कहां गए? पार्लियामेंट में गए।
संसद भवन पर उनका कब्जा हो गया। संसद भवन पर कब्जा होने की वजह से उन्होंने अपने लोग को जज बना दिया। अभी 99% ब्राह्मण उच्च जाति के लोग जो है जज बने हुए हैं, यानी न्यायपालिका पर भी कब्जा हो गया। विधायिका देश में कांग्रेस प्रबंधन या बीजेपी, इसके सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं। उनकी संख्या 3.5% है, उनकी केंद्र में सरकारें बनती है। हमारी संख्या 85% 90% है, लेकिन हमारी सरकारें केंद्र में नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? या तो हम कांग्रेस प्रबंधन साथ जाते हैं या बीजेपी प्रबंधन साथ जाते हैं, यानी विधायिका पर भी कब्जा हो गया। तीसरा अफसर बचा कार्यपालिका। अभी शासक प्रशासन में आप कहीं भी चले जाओ तो टॉप की कुर्सी पर आपको ब्राह्मण समुची जाति के लोग मिलते हैं, उनका ही कब्जा। उसके और आगे जाओ मीडिया में 100% का कब्जा है। तो इस तरीके से देश की सारी व्यवस्था पर उनका कब्जा होने की वजह से आपका एक भी समस्या का समाधान नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा, ऐसा दिख रहा है, अगर वो इसी तरीके से व्यवस्था पर कब्जा किए रहे तो इसके लिए ये जो कब्जा है, इसकी वजह से हमारे साथ जब अन्याय होता है तो हमारी FIR भी दर्ज नहीं होती। आप थाने में जाओ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, पुलिस वाला कहता है भाग्य उत्तर भाग बदल देंगे, यानी हमारी FIR भी दर्ज नहीं होती है। काय का न्याय मिलेगा? तो ये जो व्यवस्था है, क्योंकि इस देश की सारी व्यवस्था पर जो इस देश के मूल निवासी नहीं है उन्होंने कब्जा किया हुआ है, उनके कब्जा करने की वजह से ऐसे हालात बन जाते हैं। तो गांधी जी कहा करते थे अंग्रेजों ने जगह जगह जमीन पर कब्जा किया हुआ है, हमारे साथ जुल्म अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और ये विदेशी हैं, अगर ये देश छोड़कर चले जाएंगे तो सबके साथ न्याय होगा। अभी अंग्रेज तो चले गए, अगर अंग्रेज ही हमारी समस्या का कारण थे तो अंग्रेज तो चले गए, आज कोई समस्या पैदा कर रहा है। तो इस देश के अंदर ये जो ब्राह्मण्स हैं, जो भारत के मूल निवासी नहीं है, इन्होंने सारे देश की व्यवस्था पर कब्जा किया हुआ है। भारत का संविधान कहता है कि सभी समाजी समूहों को संख्या के अनुपात में हिस्सा दिया जाए, नहीं दे रहे। अब भारतीय समाज में महिलाओं को संख्या 50% है, 50% होने के बाद भी उनकी संख्या के अनुपात में उनको हिस्सेदारी नहीं है। हिस्सेदारी न होने की वजह से जब उनकी समस्या खड़ी होती है तो उसकी लड़ाई करने वाला कोई नहीं है, उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। और जब लड़ाई और सुनवाई करने वाला कोई नहीं है तो जिस समाज से कोई सुनवाई और लड़ाई करने वाला नहीं होगा वो समाज अन्याय और जुल्म का शिकार होगा और होगा। तो आज इस देश में महिलाओं के साथ इस तरीके से जुल्म और अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं, उसके लिए इस देश में जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उन्होंने ऐसी रणनीति बनाकर उनके साथ जुल्म अन्याय कर रहे हैं। तो इसके लिए महिलाओं का राष्ट्रव्यापी संगठन होना जरूरी है। अगर महिलाएं राष्ट्रव्यापी संगठन बनाती है, अगर धनबाद में किसी महिला के साथ अन्याय अत्याचार हुआ तो पश्चिम बंगाल में, आपके कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में आवाज उठनी चाहिए। तब क्या होगा? जो जुल्म करने वाले हैं उनको लगेगा अरे इनका तो राष्ट्रव्यापी संगठन, क्योंकि ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है केवल धनबाद में नहीं हो रहा, केवल झारखंड में नहीं हो रहा। अभी आज के पेपर में खबर आई कि एक 15 अगस्त को एक महिला को उसको जबरदस्ती गाड़ी में उठाया गया और उनके साथ 3 दिन तक दुराचार किया गया और अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं, लोग 15 अगस्त की खुशियां मना रहे हैं, हम आजाद हैं, और महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? जुल्म और अन्याय अत्याचार हो रहा है। कैसे आजाद? तो भारत में हम आज भी आजाद नहीं। अगर आजाद होते तो ये क्या हो रहा है? डॉक्टर पायल से लेकर आसपा से लेकर आपका आपस की घटना ले लीजिए, अभी मुजफ्फरनगर की घटना ले लीजिए, ये सारी घटनाएं ये चिल्ला कर कह रही है कि हम इस देश में आज भी आजाद नहीं है। अगर आजाद होते तो कम से कम हमारी इज्जत नहीं है। तो इस बात को हम जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम इस देश में आज भी आजाद नहीं है। अगर आजाद होते तो देश की व्यवस्था में हमारी हिस्सेदारी होती, हमारी हिस्सेदारी होती। लेकिन क्या हो रहा है? ऐसी की पिटाई हो रही है, अनुसूचित जाति की पिटाई हो रही है। अगर कोई बच्चा गलती से मंदिर में जाकर पानी पी लेता है तो ब्राह्मण पुजारी बच्चे को मारकर सर फोड़ देता है। अगर हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, मटके से पानी लेकर पी लिया तो उसको पीट कर मार दिया, पीट कर मार दिया गया। कहाँ जाते हैं? यानी ऐसी की पिटाई हो रही है। जो आदिवासी है, आदिवासी का जो जंगल जमीन है उसको छीनने का काम चल रहा है, और जब उनको बचाने के लिए वो लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं नक्सली है। क्या है? उनको मारने का काम कर रहे हैं, उनकी महिलाओं के साथ क्रूरता बलात्कार कर रहे हैं। तो किसी भी इंसान के साथ अगर ये घटनाएं होती हैं तो उसके सामने कोई रास्ते बचते हैं, या तो वो जुल्म के खिलाफ जंग लड़े या तो आत्महत्या कर ले। लेकिन हमारे महापुरुषों का जो
इतिहास रहा है, मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हो जाना पसंद किया, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं किया। अन्याय का शिकार और मरना स्वीकार नहीं किया, बल्कि उस गुलामी को खत्म करने के लिए लड़ने का फैसला किया और लड़ते लड़ते मरे। झारखंड के अंदर बहुत बड़ा इतिहास है, पूरे देश में हमारे महापुरुषों का इतिहास है। तिलका मांझी से लेकर सिद्धू कानू से लेकर चांद बहादुर से लेकर फूलो जाओ से लेकर बिरसा मुंडा से लेकर जितने भी हमारे डॉक्टर अम्बेडकर, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, सारे महापुरुषों ने लड़ते हुए मरना पसंद किया, शहीद होना पसंद किया, लेकिन गुलामी में मरना पसंद नहीं किया। अगर उन्होंने गुलामी में मरना पसंद कर लिया होता तो शायद आज हम लोग यहाँ इतनी संख्या में कुर्सी पर बैठकर या माइक लगाकर स्टेज लगाकर बातें नहीं कर रहे। तो इस बात को समझना होगा कि इस देश के अंदर जो हमारी हिस्सेदारी खत्म हो रही है, वो जानबूझकर सरकार बना रहे हैं, इनका संगठन नहीं बनना चाहिए। क्योंकि अगर उनको मालूम है इनका राष्ट्रव्यापी संगठन हो गया तो राष्ट्रव्यापी ताकत हो जाएगी। अगर राष्ट्रव्यापी ताकत निर्माण हो जाएगी तो ये ताकतवर हो जाएंगे, और जब ये ताकतवर हो जाएंगे तो अपनी समस्याओं को समाधान करने लायक हो। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है, क्या मालूम है कि जो ताकतवर होता है उसके साथ हम अन्याय नहीं कर सकते। ये भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ की तरफ से पूरे देश में अभियान चलाकर खास करके महिलाओं को संगठित करने का और संगठित करके एक शक्ति का निर्माण करने का ये अभियान है। इस अभियान में झारखंड के अंदर अलग अलग जिलों में जो भी महिलाएं हैं और जो भी परिवर्तन चाहते हैं उस परिवर्तन के लिए आगे आना है। एक मौलिक बात, हमारी हजारों समस्या है, वर्तमान में जो हजारों समस्या है उन हजारों लोग संगठन चलाते हैं, हजारों संगठन बनाए हैं, लाखों संगठन बनाए हैं। कोई भी घटना हुई लाखों लोग सड़कों पर, आस्था का घटना हुई लाखों लोग सड़कों पर, अन्याय के सड़कों पर हैं और अन्याय पर सड़कों पर होने के बाद फिर घर में चले जाते हैं। तो क्या केवल मार्च निकालने से वो समस्या खत्म हो गई? नहीं खत्म हुई। इस वजह से आदिवासी के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी भी पिटाई हो रही है। ओबीसी, अब इस देश में गधे कितने हैं, कुत्ते कितने हैं, जानवर कितने हैं, ये सरकार को अपना पता है, लेकिन इस देश में ओबीसी कितने हैं इसकी जानकारी नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है। और जब संविधान के आधार पर लोग जब जनगणना करने की कोशिश कर रहे हैं, बात उठा रहे हैं, तो ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं। अरे भाई तुम कुछ भी करते हो, हमारे लोग विरोध नहीं करते, लेकिन ओबीसी की जनगणना हो रही है तो तुम ब्राह्मण विरोध क्यों कर रहे हो? विरोध करने के लोग क्यों उठा रहे हो? जिसका मतलब भारत के अंदर ब्राह्मण नहीं चाहते कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। उनको मालूम है अगर ओबीसी एवं सभी जाति की जातीय आधारित जनगणना हो गई तो सबूत के साथ आंकड़े आएंगे। क्या आंकड़े आएंगे? एससी एसटी की संख्या 22.5%, ओबीसी की संख्या मंडल कमीशन में 52% है, धोखा किया, शरण किया 27 किया, 27% संख्या, लेकिन फिर भी उसको हिस्सेदारी कितनी है? एससी को 15%, 10% भी पूरा नहीं हुआ, आदिवासी का 7.5%, 4% पूरा नहीं हुआ, ओबीसी को 27 किया धोखा करके, उसमें भी 4%, 5% पूरा नहीं हुआ। तो ये आंकड़े जब जनगणना होगा तो ये आंकड़े निकल कर आएंगे, और जैसे ही आंकड़े निकल कर आएंगे फिर जो लोग जिन लोगों को उन्होंने हिंदू के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि एससी हिंदू है, एसटी हिंदू है, ओबीसी हिंदू है, जिनको हिंदू के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी भी आंख खुल जाएगी। अरे ये हमको हिंदू हिंदू करके रहते हैं, अगर ब्राह्मण भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, तो ब्राह्मण सारी व्यवस्था पर बैठा हुआ है, हमको हिस्सा क्यों नहीं मिला? इसका मतलब क्या है? वो हमको हिंदू के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं, बना रहे। ये जैसे ही ये मामला निकलेगा खुलेगा तो सारे एससी एसटी ओबीसी को इकट्ठा होंगे और अपने हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करेंगे। ऐसा हो जाएगा पूरे देश में। अगर ऐसा पूरे देश में हो गया तो जो ब्राह्मण यहाँ हमारे लोगों से लेने का काम करता है उसको भारत छोड़ भागना पड़ सकता है। ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं क्योंकि वो धोखेबाजी कर रहे हैं, उसके धोखेबाजी में जानकारी भी लोगों को नहीं है। तो ये जानकारी जाति आधारित जनगणना करने से ही हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण पूरे देश के ब्राह्मण इकट्ठा होकर जाति जनगणना नहीं करना चाहिए। हमारे लोगों को लगता है नरेंद्र मोदी देश चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी देश नहीं चला रहे हैं, मोहन भागवत चला रहे हैं नागपुर में बैठकर। ये सच्चाई है कि जब हम लोगों ने लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं तो हमारा ऑपरेशन कराने का काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन का सहारा ले रहे हैं, कांटे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो मानव भागवत मिश्राम साहब ने मोहन भागवत से कहा कि मोहन भागवत जी हम संविधान के आधार पर संविधान के दायरे में रहकर अपने
अपने समाज को जगाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। आप हमें ये करने नहीं दे रहे हो, तो हम वही एक्सीडेंट मॉडल पर आते हैं और देखते हैं। तो पूरे देश से जब 1 लाख लोगों को आने का आह्वान किया गया, तो और इंडिया से 4.5 लाख लोग इकट्ठा हुए। और जो लोग सरकार में बैठे हुए लोग थे, मोहन भागवत के लोग, उन लोगों ने ट्रेनें रद्द कर दी। ट्रेनें रद्द करने के बावजूद भी हमारे 4.5 लाख लोग पहुंचे। 8,000 पुलिस फोर्स लगाई गई थी, फिर भी हमारा आंदोलन पूरे सफल हुआ। तो मैं कहना चाहता हूं, इस देश के अंदर अभी जेल जाने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जेल जाएंगे। क्यों जेल जाएंगे? क्योंकि गांधी जी भी जेल जाते थे। गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा असहयोग आंदोलन, हम कोई सहयोग नहीं करेंगे। आंदोलन करते थे, गांधी जी को जेल में डालते थे, फिर गांधी जी बाहर आते थे, फिर अंग्रेज फिर आंदोलन करते थे, फिर जेल में जाते थे, फिर बाहर आते थे। और गांधी जी जब जेल में जाते थे तो पूरे देश में चर्चा होती थी। चर्चा क्या होती थी? अरे किस बात की गांधी जी जेल में है? तो पूरे देश के लोगों को पता चला, अरे ये जेल में गांधी जी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अंग्रेज विदेशी है, इन्होंने देश की सारी व्यवस्था पर कब्जा किया हुआ है, आजादी चाहते हैं। और जब पूरे देश के लोगों को पता चला कि गांधी जी आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, तो उनकी बातों में आ गए। उनको पता नहीं था कि गांधी जी ब्राह्मणों की आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, तो उनकी बातों में आ गए। और हमारे लोगों ने जब आंदोलन शुरू कर दिया पूरे देश में, तो गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो। और क्या हुआ? हमारे सारे लोगों ने उनकी मदद की और अंग्रेजों को युद्ध में भागना पड़ा। तो ये भी हम जो आंदोलन चला रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन का, ये भी हमारी आजादी का आंदोलन है। गाँव-गाँव जा रहे हैं, मोहल्ले-मोहल्ले जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है वो दे नहीं रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? संविधान को बदलेंगे, संविधान को बदलने की बातें कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की बातें कर रहे हैं, संविधान के अनुसार व्यवस्था पर बैठकर संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। तो इन्होंने भी देश की सारी व्यवस्था पर कब्जा किया हुआ है, ये भी विदेशी है, ये सारे सबूत है। तो आने वाले समय में हम संविधान दायरे में रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो हमें देने का काम नहीं करेंगे तो कल को हम भी मजबूर हो सकते हैं। किससे मजबूर हो सकते हैं? ब्राह्मण विदेशी है, यूएनओ का रूल है, कोई भी विदेशी किसी भी देश में जाके रह सकता है, लेकिन शासक नहीं हो सकता। ब्राह्मण विदेशी है और शासक बना हुआ है। और जब इस पूरे देश में ये जानकारी 6 लाख गाँव तक फैल जाएगी, एक गांव में कम से कम 50 अधिकतम 250 लोगों को तैयार करना है। और क्या होगा? अगर 50 लोग तैयार होते हैं तो 3 करोड़, 250 लोग तैयार होते हैं तो 15 करोड़, 3 से 15 करोड़ लोग एक ही दिन एक ही समय पर एक साथ सड़कों पर उतरेंगे, एक ही आंदोलन होगा। फिर क्या होगा? न तो बस चलेगी, न तो ऑटो चलेगी। जब बस ऑटो नहीं चलेगा, ड्राइवर हवाई जहाज तक कैसे पहुंचेगा? हवाई जहाज भी नहीं चलेगा। जब बस ट्रेन हवाई जहाज नहीं चलेगा तो रेल भी नहीं चलेगा। जब रेल भी नहीं चलेगा तो समुद्री जहाज कहां से चलेगा? यानी सारा व्यापार दुनिया का ठप होगा। फिर ये मामला यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा और फिर फैसला होगा। क्या फैसला होगा? आप ही कहते हो कि कोई भी विदेशी किसी देश में जाकर रह सकता है, लेकिन शासक नहीं हो सकता, और ये शासक बना हुआ है। तो उस दिन हमको इस देश में हमारा हक अधिकार मिलेगा और हम आजाद होंगे। तो ये जो भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ के माध्यम से जो संघ द्वारा काम चल रहा है, ये हमारे व्यवस्था परिवर्तन और आजादी का आंदोलन है। सांसद विधायक बनने का मामला नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन और आजादी का आंदोलन है। ये आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग इस देश में तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए संगठन बनाना जरूरी है। तो इस संगठन में आप लोग जुड़ेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ एक अंतिम बात कहते हुए कि ब्राह्मण में जातियां बनाई, जातियां कहाँ होती है? कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, गधा है, उसको हम देख के बता सकते हैं कौन सी जाति का है। उसकी आवाज से बता सकते हैं कौन सी जाति का है। जमीन पे जानवर चलते हैं, पैर के निशान से बता सकते हैं कौन सी जाति का है। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी भी ब्राह्मण को बुलाया जाए और उससे कहा जाए जरा देखकर बताओ तो कौन सी जाति का है। यहाँ तक कि धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि मैं लोगों की मन की बातें भी बता देता हूँ, अगर उसको भी बुलाकर पूछा जाए जरा देखकर बताओ तो ये कौन से जाति के लोग बैठे हुए हैं, क्या देखकर बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि हम सब एक जैसे हैं। लेकिन ब्राह्मण ने क्या किया? जाति, और एक जाति नहीं 6000 से ज्यादा जाति के टुकड़े की बंटवारा क्यों किया जाता है? ताकत को कमजोर करने का। उसको मालूम है ये जुड़े रहेंगे, ताकतवर रहेंगे। तो कभी हिंदू मुस्लिम का नाम, एससी एसटी ओबीसी को हिंदू और मुसलमान उठाने का काम करते हैं। मुगल विदेशी है, मुसलमान विदेशी नहीं है। यह बात हमारे लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि उनका डीएनए हमारा डीएनए एक ही है, हम यही कराने वाले लोग हैं। तो डीएनए के आधार पर भारत में प्राणी जो है वो भारत कराने वाले लोग नहीं है। यहाँ तक कि उनके घरों में जो महिलाएं हैं
दिया, यानी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी ये सारे हैं भारत के मूल निवासी, सारी महिलाएं भारत के मूल निवासी हैं और ग्रामीण सोसाइटी परसेंट यहाँ के लोग नहीं है। तो ये जो जाति है, ये जाति हमारी गुलामी का सबसे बड़ा कारण है। अगर इस जाति को पकड़ कर हम रखते हैं, ब्राह्मणवाद मजबूत होता है। जाति की चर्चा करते हैं, ब्राह्मणवाद मजबूत करता है। तो जाति की चर्चा करना यानी ब्राह्मण को मजबूत करना। इसलिए क्या करना होगा, हमको इस जाति के दंश से बाहर निकलना होगा। और अगर हम बाहर